अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमारा 12वीं क्लास की इम्तिहान पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का 7वां लेक्चर है। स्टूडेंट, हम जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे इनकी पिक्चर आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कहते हैं इस्लाम और अमन के बारे में कुरान पाक की किसी एक आयत का तर्जमा लिखें। तो जवाब पढ़ते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिसने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या जमीन में फसाद मचाए बगैर कत्ल कर दिया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या फरमाया? जिसने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या जमीन में फसाद मचाए बगैर कत्ल कर दिया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या फरमाया? अगर किसी बंदे ने कोई कत्ल नहीं किया, मतलब वो मासूम है, फिर भी आप उसको कत्ल कर देते हैं, या उसने कोई फसाद भी नहीं मचाया, ना कत्ल किया है जमीन में, ना कोई फसाद मचाया है, तो फिर भी मतलब गोया कि वो बिल्कुल मासूम है, तो आपने उसको कत्ल कर दिया, तो ये इतना बड़ा जुर्म है, गोया कि आपने सारी इंसानियत को ही कत्ल कर दिया। क्या फरमाया? जिसने, दोबारा पढ़ते हैं जवाब को, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिसने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या जमीन में फसाद मचाए बगैर कत्ल कर दिया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अगला सवाल पढ़ते हैं जी। कहते पाकिस्तान में दूसरा मार्शाला कब लगा और किसने लगाया? पाकिस्तान में जो दूसरा मार्शाला था वो 1971 को 1971 को जनरल मोहम्मद याहिया खान ने लगाया। जनरल याहिया खान ने 1971 को पाकिस्तान में दूसरा मार्शाला लगाया। किसने? जनरल मोहम्मद याहिया खान ने। जनरल याहिया खान ने 1971 में दूसरा पाकिस्तान में मार्शाला लगाया। कहते हैं नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, इसको दूसरी मर्तबा किसने बरतरफ किया? नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, इसको 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है वो बरतरफ किया और इसको खत्म किया। नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, इसको 12 अक्टूबर 1999 को 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने खत्म किया। 12 अक्टूबर 1999 को, ठीक है जी, 1999 को जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया। अगला सवाल है जी, वजीर ममलिकत कौन होता है? वजीर ममलिकत कौन होता है? वजारत के अंदर, जवाब पढ़ते हैं, वजारत के अंदर एक या दो डिवीजनें होती हैं। वजारत के अंदर एक या दो डिवीजनें होती हैं। जो डिवीजन का सियासी सरबराह होता है उसको वजीर ममलिकत कहते हैं। ये डिवीजन और वजीर आजम के दरमियान राब्ते का काम करता है और जो है अपनी डिवीजन का सरबराह होता है, अपनी डिवीजन के तमाम कामों का जिम्मेदार होता है और डिवीजन के मतलब किसी भी किस्म के जो है सवालात का ये पार्लियामेंट के अंदर जवाबदेह होता है। अगर पार्लियामेंट में ये जो होता है वजीर ममलिकत जो होता है, ये अपनी डिवीजन की जो है पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करता है, जिसको हम असेंबली भी कहते हैं। असेंबली में जो है ये उसकी नुमाइंदगी करता है और इस पर अगर कोई भी एतराज होता है डिवीजन पर, तो इसके लिए ये जवाबदेह होता है, उसका ये जवाब देता है। ठीक है जी, दोबारा पढ़ लेते हैं। कहते हैं, जवाब पढ़ते हैं। कहता है वजारत के अंदर एक या दो डिवीजन होती हैं। जो डिवीजन का जो सरबराह होता है, सियासी सरबराह जो होता है, वो वजीर ममलिकत होता है। ये डिवीजन और वजीर आजम के दरमियान राब्ते का काम करता है और ये जो है पार्लियामेंट के अंदर अपनी डिवीजन की नुमाइंदगी करता है और अपनी डिवीजन के बारे में उठने वाले तमाम सवालात के ये जवाब देता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता वजारत के अंदर एक या दो डिवीजन होती हैं। जो डिवीजन का सियासी सरबराह होता है ये वजीर ममलिकत होता है। ये वजीर आजम और डिवीजन के दरमियान राब्ते का काम करता है और ये पार्लियामेंट में डिवीजन की नुमाइंदगी करता है। अगर डिवीजन पर कोई भी एतराज होते हैं, सवालात होते हैं, डिवीजन के मुतल्लक जो भी सवालात होते हैं, तो ये उनके जवाब देता है। अगला सवाल है, कहता है सुबहों के दो फराइज लिखें। सुबहों के कौन से दो फराइज हैं? सबसे पहला फरीजा, जवाब पढ़ते हैं। सबसे पहला फरीजा क्या है? सुबह के अंदर अमन व अमान को कायम रखना। सुबह के अंदर अमन व अमान को कायम रखना, ये सबसे पहला फरीजा है। दूसरा फरीजा क्या है जी? जो सूबाई खजाना है, सुबह इसके जिम्मेदार होते हैं। जो सूबाई हुकूमतें हैं, ये जो सूबे हैं, वो अपने खजाने के जिम्मेदार होते हैं। खजाना तो वफाक का होता है, जिसमें इस्लामाबाद है, वफाक इसका होता है, लेकिन दूसरा सुबह जो है खजाना वो किसका होता है? सुबह का होता है। तो जो सुबह हैं दो चीजों के जिम्मेदार होते हैं, एक अपने खजाने के और दूसरा सुबह के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखने के। अपने खजाने के जिम्मेदार होते हैं सुबह, और दूसरा किसके जिम्मेदार होते हैं? अमन व अमान को बरकरार रखने के। अगला सवाल है जी, चीफ कोर्ट क्या होती है? चीफ कोर्ट क्या होती है? चीफ कोर्ट को सन 2009 में सदारती हुक्म के तहत इख्तियारात दिए गए।
चीफ कोर्ट को सन 2009 में सदारती हुक्म के तहत इख्तियारात दिए गए। इस कोर्ट को जो है चीफ कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, चीफ कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। इसका जो दर्जा होता है वो हाई कोर्ट के बराबर होता है, इसका दर्जा हाई कोर्ट के बराबर होता है। लेकिन अगर चीफ कोर्ट के जो फैसलों के खिलाफ अगर किसी को एतराज होता है, उसके खिलाफ जो अपील सुनी जाती है वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में सुनी जाती है। ठीक है जी, अगर चीफ कोर्ट ने कोई फैसला किया लेकिन कोई बंदा उससे मुतमईन नहीं है, उस पर उसको इस फैसले पर एतराज है, वो इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर करना चाहता है, तो वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में करेगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। कहते जो चीफ कोर्ट है इसको 2009 में सदारती हुक्म के तहत इख्तियारात दिए गए। चीफ कोर्ट को सन 2009 में सदारती हुक्म के तहत, सदर के हुक्म के तहत, ठीक है जी, इसको इख्तियारात दिए गए। जो चीफ कोर्ट है इसको कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, चीफ कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। चीफ कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अगर कोई आपने अपील करनी है तो वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में करेंगे, क्योंकि जो चीफ कोर्ट है इसका जो दर्जा होता है वो हाई कोर्ट के बराबर होता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। कहते हैं चीफ कोर्ट को सन 2009 के सदारती हुक्म के तहत इख्तियारात दिए गए। जो चीफ कोर्ट है इसको कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, इसका दर्जा हाई कोर्ट के बराबर होता है। और जो चीफ कोर्ट है इसके फैसलों के खिलाफ अगर कोई अपील दायर करनी हो तो वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में दायर की जाती है। अगला सवाल है जी, अदालती नजरसानी से क्या मुराद है? अदालती नजरसानी से क्या मुराद है? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात लाई जाए कि जो मजलिस कानून साज है, मतलब ये जो पार्लियामेंट है, कहता अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात लाई जाए कि जो मजलिस कानून साज है, पार्लियामेंट है, उसने कोई ऐसा कानून पास कर दिया है जो आइन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कवानीन का, उस कानून का जायजा लेती है। अगर उस कानून को आइन के खिलाफ पाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको कल अदम करार दे सकती है। इसको अदालती नजरसानी कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? अदालती नजरसानी कहते हैं। दोबारा सवाल पढ़ते हैं। सवाल था अदालती नजरसानी से क्या मुराद है? तो जवाब पढ़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जो है को इस बात से मुत्तले किया जाए कि जो मजलिस कानून साज है, पार्लियामेंट है, उसने कोई ऐसा कानून पास कर दिया है जो आइन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून का जायजा लेती है। अगर उस कानून को जो है आइन के खिलाफ पाए तो उसको कल अदम करार दे सकती है। इस जो है अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं नजरसानी का अमल। नजरसानी का अमल, अदालती नजरसानी इसको कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं अदालती नजरसानी से क्या मुराद है? जवाब पढ़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में यह बात लाई जाए कि जो कानून मजलिस कानून साज ने पास किया है, जो कानून मजलिस कानून साज ने पास किया है, कानून साज, मजलिस कानून साज बता दिए पार्लियामेंट को कहते हैं। कानून साज का मतलब होता है कावानीन बनाने वाली जो है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में यह बात लाई जाए कि इस कानून को मजलिस कानून साज ने जो पास किया है, यह कानून तो आइन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा लेती है। जायजा लेने के बाद वो अगर उसको आइन के खिलाफ पाती है तो ये फैसला सादर कर देती है कि यह कानून कालअदम है, ये कानून जो है ये इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, इस पर अमल नहीं होगा। तो इस अमल को अदालती नजरसानी का अमल कहते हैं। अगला सवाल है जी, सूबाई फराइज की अंजाम दही के लिए कौन सा अदारा कवानीन बनाता है, कौन सा अदारा कानून बनाता है? तो सूबाई, जवाब पढ़ते हैं। सूबाई फराइज की अंजाम दही के लिए मुतलका जो असम्बलियां हैं वही कवानीन बनाती हैं, ठीक है जी। सूबाई जो मुतलका असम्बलियां हैं, मतलब हर सूबे की जो असम्बली होती है वही उस सूबे के जितने भी वो जरूरी कवानीन होते हैं वही बनाती हैं, ठीक है जी। सवाल क्या था? सूबाई फराइज की अंजाम दही के लिए कौन सा अदारा कवानीन बनाता है? तो सूबाई फराइज की अंजाम दही के लिए जो मुतलका असम्बलियां होती हैं, सूबाई असम्बलियां होती हैं, वही कवानीन बनाती हैं, ठीक है जी। सूबाई फराइज की अंजाम दही के लिए जो सूबाई असम्बलियां होती हैं, मुतलका असम्बलियां होती हैं, वही कवानीन बनाती हैं। अगला सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। ये किस सूरत और ये किस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है? अल्लाह ताला ने ये किस आयत और किस सूरत में ये बात फरमाई है कि अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है? तो जवाब पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 19 में, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 19 में फरमाया है कि अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने किस सूरत में ये फरमाया है कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आले
इमरान की आयत नंबर 19 में फरमाया है कि अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। अगला सवाल है 1956 के आइन की कोई सी दो दफात लिखें। 1956 1956 का जो आइन है उसकी कोई सी दो दफात लिखनी है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज जो 1956 का आइन था ये तहरीरी था। 1956 का आइन तहरीरी था, इसमें जो पाकिस्तान का नाम रखा गया वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया कहा गया। पहली चीज क्या थी, 1956 का आइन जो था तहरीरी था, इसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया कहा गया। दूसरा जो था, इस मुल्क में जो है वफाकी पार्लियामेंटी निजाम नाफज किया गया। इस मुल्क में वफाकी पार्लिमानी जो निजाम है वो नाफज किया गया। तीसरी चीज क्या हुई, इस जो आइन था इसमें वफाकी पार्लिमानी निजाम को जो है राइज किया गया। इसके अलावा जो है जो पाकिस्तान का सदर है, सदर ममलिकत है, इसका मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। चार चीजें बताई हैं। सबसे पहला ये आइन जो था तहरीरी शक्ल में था। दूसरा ये था पाकिस्तान जो है इसको इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निजाम राइज किया गया, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निजाम राइज किया गया और सदर पाकिस्तान का, सदर ममलिकत का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। और पांचवी चीज क्या थी, अल्लाह की हकमियत का इकरार किया गया कि सारी कायनात पर हकमियत किसकी है, अल्लाह की है। और इसके अलावा जो इख्तियारात हैं इसको अवामी नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे, इस बात का भी ऐलान किया गया। इख्तियारात जो हैं वो अवामी नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा, इख्तियारात को अवामी नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा जो मुसलमान हैं इनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने का माहौल मुहैया किया जाएगा। मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना जो है जिंदगियां गुजारने का माहौल मुहैया किया जाएगा। और जो अक़लियतें हैं इनको भी मुकम्मल आज़ादी जो है मजहबी आज़ादी फराहम की जाएगी, अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी फराहम की जाएगी। दोबारा पढ़ लेते हैं। सवाल ये था कि 1956 का जो आइन है इसकी कोई सी दो दफात लिखनी है। तो हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, आप कोई सी दो लिख दें, ज्यादा भी लिख दें तो अच्छा है। सबसे पहले जो 1956 का आइन था ये तहरीरी था। 1956 का जो आइन था ये तहरीरी था, इसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया जो है करार दिया गया। 1956 का आइन तहरीरी था, इसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। इसमें सदर पाकिस्तान का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। और इसमें ये जो निज़ाम राइज किया गया वो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जो है मुल्क में राइज किया गया। इस आइन के तहत पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया और जो है अल्लाह की हकमियत का इकरार किया गया। और ये इकरार किया गया, ये ऐलान किया गया जो इख्तियारात हैं वो अवामी नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। इख्तियारात जो है अवामी नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुसलमानों को अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने का मुकम्मल माहौल मुहैया किया जाएगा। मुसलमानों को उनकी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने का मुकम्मल माहौल मुहैया किया जाएगा। और जो अक़लियतें हैं इनको भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी, अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। दोबारा पढ़ देते हैं। यह आइन तहरीरी था, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया, सदर का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया और जो है अल्लाह की हकमियत का इकरार किया गया। और इसके अलावा जो इख्तियारात हैं इसको अवामी नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का माहौल मुहैया किया जाएगा और अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। अगला सवाल है कि करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान जो है वो कब पेश की गई, कब मंजूर की गई। तो जवाब पढ़ते हैं। करारदाद पाकिस्तान या जो करारदाद लाहौर, दोनों नाम है इसके, करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, करारदाद लाहौर भी कहते हैं। ये 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। करारदाद लाहौर जो थी वो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। करारदाद लाहौर जो थी, करारदाद पाकिस्तान जो थी वो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। अगला सवाल है आइन की किस तरमीम के तहत जो है मुसलमान की तारीफ को शामिल किया गया। आइन की किस तब्दीली के तहत, जो 1973 का आइन था उसके अंदर कौन सी चेंजिंग की गई, कौन सी तब्दीली की गई, कौन सी तरमीम की गई जिसके तहत मुसलमान की तारीफ को शामिल किया गया। तो जवाब पढ़ते हैं। आइन की दूसरी तरमीम के तहत, आइन की दूसरी तरमीम के तहत जो है मुसलमान की तारीफ को शामिल किया गया। आइन की दूसरी तरमीम के तहत मुसलमान की तारीफ को शामिल किया गया। अगला सवाल है कि आइन के किस आर्टिकल के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करती हैं। आइन के किस आर्टिकल के तहत, किस जुज के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करती हैं। तो जवाब पढ़ते हैं। आइन के आर्टिकल 149, आइन के आर्टिकल 149 के तहत
आइन के आर्टिकल 149 के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करती हैं, बशर्ते किया कि वो वफाक के इंतजामी इख्तियारात से टकराते ना हो। अगर वो वफाक के इंतजामी इख्तियारात से टकराते हैं, उनसे मुतजाद हैं, तो उन इख्तियारात को सूबाई हुकूमतें कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर वो उससे नहीं टकराते तो फिर सूबाई हुकूमतें जो आर्टिकल है 149 उसके तहत इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती हैं। सवाल क्या था? सूबाई हुकूमतें आइन के किस आर्टिकल के तहत इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती हैं? तो सूबाई हुकूमतें आइन के आर्टिकल 149 के तहत इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती हैं। आइन के आर्टिकल 149 के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती हैं, इस शर्त के साथ कि वो वफाक के इंतजामी इख्तियारात से टकराते ना हो। अगर वफाक के इंतजामी इख्तियारात से वो इख्तियारात टकराते हैं तो फिर ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है जी, दोबारा पढ़ लेते हैं। कहा कि आइन के आर्टिकल 149 के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ते किया कि वो वफाक के जो इंतजामी इख्तियारात हैं उससे टकराते ना हो, उससे मुतजाद ना हो। अगला सवाल है, कहता है डेंगू बुखार पर चंद सतरें लिखें। तो जवाब पढ़ते हैं। जो डेंगू बुखार है ये डेंगू मच्छर के काटने से जो है ये बुखार, ये मर्ज पैदा होता है। जो डेंगू मच्छर है ये तुलुए आफ्ताब यानी सूरज के निकलने से लेकर 8 बजे तक और उसके बाद गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के गुरूब होने के बाद ये निकलता है और उसी वक्त इंसानों को काटता है। अगर ये मच्छर काट ले तो इसके बाद जो है पैनाडोल का इस्तेमाल करें और ताजा और फ्रेश जूस जो है उनको पिए, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है जब डेंगू जो बुखार है इससे एहतियाती तदाबीर ये हैं, जहां जहां गीली जगह है, जहां पर पानी है वहां पर जो है मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें। जब रात को सोएं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तालाब और जो भी ऐसी जगह है जहां पर पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उसके पास जाने से इज्तनाब करें। तो ये डेंगू बुखार के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं मैं दोहरा रहा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़री तालीम की वजाहत कीजिए और 2 लाइनें उसके बारे में लिखें। तो पाकिस्तान, जवाब पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान की जो बेशतर और अक्सर आबादी है वो देहातों में रहती है, जिनका पेशा खेती बाड़ी है, ज़राअत है। पहले पाकिस्तान में जो ज़राअत के तरीके थे वो कदीम और जो है फरसूदा इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे जो फसल है उसकी पैदावार बहुत कम होती थी। लेकिन अब जदीद ज़री तालीम की वजह से, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, जदीद आलात की वजह से जो ज़री पैदावार है ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो रही है और ज़री जो मैदान है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है और काश्तकारी के भी नए नए तरीके दरियाफ्त हुए हैं और नई नई सहूलियात भी फराहम हुई हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है जो ज़री तालीम है इस पर दो लाइनें लिखें। ज़री तालीम पर 2 लाइनें लिखें। जो पाकिस्तान है, जवाब पढ़ते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसकी जो बेशतर और अक्सर आबादी है वो देहातों में रहती है और जो है उनका पेशा है वो खेती बाड़ी है और अक्सर आबादी जो है खेती बाड़ी और ज़राअत के जरिए ही अपनी जिंदगी जो है गुजर बसर करती है। पाकिस्तान में जो है ज़राअत के कदीम जो है तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से जो फसल की पैदावार है वो बहुत कम होती थी। लेकिन ज़री तालीम की वजह से जदीद जो है वो सहूलियात जो है वो दस्तयाब हो चुकी हैं, जदीद जो है आलात डिस्कवर हो चुके हैं, जदीद आलात जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनके इस्तेमाल की वजह से और जदीद काश्तकारी के जो है तरीकों की वजह से जो है काश्तकारी बहुत अच्छे तरीके से भी हो रही है और जो फसल भी है उसकी पैदावार में भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है जी। ठीक है जी, दोबारा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसकी जो अक्सर आबादी है वो देहातों में रहती है, जिनका पेशा खेती बाड़ी है। पहले जो है वो कदीम जो है पुराना जो है निज़ाम ज़राअत का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जो फसल की पैदावार है वो कम होती थी। लेकिन ज़री तालीम के तहत जो जदीद ज़री तालीम है इसकी वजह से क्या है, काश्तकारी के नए तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं, नए जो है आलात और सामान जो है पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से अभी जो है फसल की पैदावार वो पहले की निस्बत कई गुना बेहतर हो रही है। अगला सवाल है, खेलों के कोई से 2 फायदे लिखे। हमने पहले भी खेलों के फायदे पढ़े, पहले ज़हनी फायदे पढ़े, तो अब मुतलक यहाँ पर उसने पूछा है कोई से भी कोई 2 फायदे लिख देने हैं, ज़हनी हो या दूसरे, तो आप वो भी लिख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है खेलों की वजह से बच्चे मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। खेलों में क्या होता है, बच्चे जो है मुस्बत जो सरगर्मियां हैं उनमें मशगूल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, उसकी वजह से बच्चे ज़हनी परेशानियों से महफूज रहते हैं, ज़हनी तनाव से महफूज रहते हैं। खेलों से और फायदा क्या होता है, एहसाब मजबूत होते हैं, खेलों से जो है इंसान के मसल मजबूत होते हैं, खेलों से जिस्म के जो आज़ा हैं, बॉडी पार्ट हैं, ये मजबूत होते हैं। दोबारा दोहरा देते हैं, खेलों से पहला क्या फायदा होता है कि बच्चे मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं और उसकी वजह से ज़हनी तनाव से महफूज रहते हैं और एहसाब मजबूत होते हैं, मसल मजबूत होते हैं, जिस्म के जो है आज़ा, बॉडी पार्ट जो है ये भी जो है
मजबूत होते हैं। अगला सवाल है जी, कहते हैं 1992 का 1992 का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, वो किन दो ममालिक में खेला गया? तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। दो ममालिक कौन से थे? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। अगला सवाल है, शंदूर पोलो टूर्नामेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? शंदूर पोलो टूर्नामेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो आप पढ़ते हैं, कहते हैं पाकिस्तान का जो जिला है चित्राल, पाकिस्तान के जिला चित्राल के एक इलाका शंदूर है, उसमें जो है शंदूर पोलो टूर्नामेंट जो है जुलाई के महीने में 2000 साल से खेला जा रहा है। क्या सवाल था जी? कहते शंदूर पोलो टूर्नामेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? जो पाकिस्तान के जिला चित्राल के इलाका शंदूर में जुलाई के महीने में 2000 साल से जो है ये जो है पोलो टूर्नामेंट खेला जाता है। इसको जो है फ्री पोलो टूर्नामेंट कहते हैं और ये जो है चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान खेला जाता है। और इसको देखने के लिए दुनिया भर से जो सयाह हैं, सैर व तफरीह करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। सवाल ये था कि शंदूर जो पोलो टूर्नामेंट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? शंदूर पोलो टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान के जिला चित्राल के इलाका शंदूर में खेला जाता है। जुलाई के महीने में ये खेला जाता है और 2000 साल से ये खेला जा रहा है। और जो है इसको जो है फ्री पोलो टूर्नामेंट कहते हैं, इसको फ्री पोलो कहते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं जी? फ्री पोलो कहते हैं। और जो है ये चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान खेला जाता है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह तशरीफ लाते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के जिला चित्राल के इलाका शंदूर में जो है शंदूर पोलो टूर्नामेंट जुलाई के महीने में 2000 साल से खेला जा रहा है। इसको फ्री पोलो कहा जाता है। जो गिलगित और जो चित्राल की जो टीमें हैं इनके दरमियान खेला जाता है और जो है इसको देखने के लिए दुनिया भर से जो सयाह है वो तशरीफ लाते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। शंदूर जो है पोलो टूर्नामेंट ये चित्राल का जो है जिला चित्राल जो है उसका एक इलाका है शंदूर, उसमें जुलाई के महीने में 2000 साल से खेला जा रहा है। इसको फ्री पोलो कहते हैं और इसको जो है गिलगित और जो है चित्राल की टीमें जो है उनके माबैन खेला जाता है। इसको देखने के लिए दुनिया भर से जो सयाह हैं वो तशरीफ लाते हैं। यकीनन ये जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। मेरे जो बाकी लेक्चर हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, इस्लामियात के हैं, मुतालिया के हैं, उन तमाम की प्लेलिस्ट मौजूद है। बाज़ का स्टूडेंट को लेक्चर फाइंड करने में दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, तो आप प्ले लिस्ट पे चले जाएं। वहां पर क्लास का नाम भी मेंशन है, सब्जेक्ट का नाम भी मेंशन है। तमाम लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तरतीब में मिल जाएंगे। उनसे खुद भी फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी उसके मुताल्लिक गाइड करें। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।